and hemophilia 6, C में factor 11 maybe or 12, something like that. ठीक है, ये सारी आपने मेंशन करनी है. What is the difference between bleeding time and clotting time? Why is clotting time normally more than bleeding time? जी, ये मुझे बताए जोया अलमास. जी बताओ आप. And why is clotting time normally prolonged than bleeding time? Very good. In bleeding time, we have two steps. First is vasoconstriction, and the second step is platelet plug formation. While in clotting time, we have three steps: vasoconstriction, platelet plug formation, and then fibrin thread formation. That is clot formation. तो इसलिए आपका जो clotting time है, it is prolonged as compared to the bleeding time. Next, you have a scenario. A 12-year-old boy brought to the emergency of a district hospital with abdominal pain. An acute appendicitis was diagnosed and immediate surgery was performed without any prior investigations. Excessive bleeding was noticed during surgery. What may be the probable cause? Ma'am, Hemophilia. appendicitis would be indicating the vitamin K deficiency. नहीं, appendicitis में vitamin K deficiency नहीं होती है. मैम हीमोफीलिया हो सकता है उसको. It could be hemophilia. ठीक है, लेकिन इन्होंने ना बहुत ही वेग सा सिनेरियो है, उसमें आपका कुछ भी नहीं बताया हुआ है, क्योंकि हीमोफीलिया का जो पेशेंट है, दे यूजुअली गोइंग टू प्रेजेंट एट एन अर्ली एज. ठीक है, ये 12-year-old बॉय है. तो हीमोफीलिया जब होता है ना, तो उसमें आपका क्या होता है कि इफ देयर इज अ बॉय, तो सर्कमसीजन कराते हैं. मुस्लिम्स बॉय जो होते हैं, सर्कमसीजन जब करते हैं तो तब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तब भी पता चल जाता है कि हीमोफीलिया हो सकता है. इसके अलावा 7 ईयर की एज पे जब टूथ एक्सट्रैक्शंस होती है बेबीज की, तो तब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो तब भी पता चल जाता है. ठीक है, तो ये एक वेग एमसीक्यू, ये एससीक्यू है. इसमें एज जो है ना, ये नहीं इतनी नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है, लेकिन इसका जो डायग्नोसिस है, it could be excessive bleeding was noticed during. So आता होना चाहिए what may be the probable cause. It may be हीमोफीलिया और ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो इट कैन बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई ब्लू स्पॉट वगैरह की हिस्ट्री नहीं दी हुई. तो व्हाट मे बी द प्रोबेबल कॉज, आपने हीमोफीलिया ही इसमें मेंशन करना है. व्हिच मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड कोएगुलेशन? कौन से पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं आपके? Ma'am, extrinsic and intrinsic pathway. Extrinsic and intrinsic pathway. Enlist the clotting factors in order. ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन आया, जिस तरह आपके गाइडन में लिखा हुआ है ना, उस तरह आपने मेंशन करने इन ऑर्डर. गाइडन में एक टेबल है, उसको आपने फॉलो करना है. एक्सक्यूज मी मैम. देन जी बेटा. मैम, ये क्लोटिंग फैक्टर्स जिस ऑर्डर में यूज हो रहे होते हैं, हमने उस ऑर्डर में लिखना है. एनलिस्ट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ऑर्डर. आप उसको अल्फाबेट उस तरह भी लिख सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 उस ऑर्डर में आप लिख लें. ठीक है, उस तरह इजी है. ज्यादा यूज होने वाले ऑर्डर में तो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है ना. यस मैम. उसके बाद है, इसको दो दफा लिखना है, क्वेश्चंस में भी और सिनेरियो में भी, दोनों दफा लिखना है. आप मेंशन कर सकते हैं कि इस क्लॉटिंग फैक्टर में, इस यहाँ पे लिख दें, वो जो क्वेश्चन वाला है उसमें आप यही लिख दें कि गिवन गाइटन का टेबल का रेफरेंस दे दें. बस एक दफा मेंशन कर दें, या यहाँ मेंशन कर दें या वहाँ मेंशन कर दें. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग सीबीसी प्रायर टू सर्जरी? क्यों हम परफॉर्म करते हैं सीबीसी प्रायर टू सर्जरी? मैम मतलब
से हमें पता चल जाएगा कि अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो हम उससे उसकी अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर जी, कोई और? सीबीसी के अंदर आपको सारी वैल्यूज पता चल जाती हैं। एक तो हीमोग्लोबिन पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्लड तो नहीं रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। फिर आपका टीएलसी भी उसमें पता चल जाता है कि नॉर्मल है या पेशेंट को बाद में चांस हो सकता है ब्लीडिंग वो इन्फेक्शन वगैरह का, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट परफॉर्म उसमें आता है, प्लेटलेट आता है। तो प्लेटलेट जो है ना, अगर अब नॉर्मल है, काउंट लो है, तो आप सर्जरी को पोस्टपोन कर देते हैं। अगर के इमरजेंसी सर्जरी ना हो तो तब तक आप डिले कर देते हैं, तब तक जब तक के प्लेटलेट नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। प्लेटलेट आप फिर ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं। तो ये सारा सिग्निफिकेंस है फॉर परफॉर्मिंग द सीबीसी प्रायर टू सर्जरी। इसके अलावा जो आप है ना पीटी और एपीटीटी भी परफॉर्म करते हैं प्रायर टू सर्जरी। अगर पीटी प्रोलॉन्ग है, इट मींस कि क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्वड इन एक्सट्रिंसिक पाथवे दे आर ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपकी ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। उसमें आपने नेम, ये जेंडर, डेट एंड टाइम मेंशन करना है और आपने इस पेज को भी ब्लैंक छोड़ देना है। इस पे आप परफॉर्म करके वो फिल्टर पेपर लगाएंगे जो आप स्कॉच टेप के साथ जोड़ेंगे ना। मैं अभी आपको उसकी पिक्चर शो करती हूँ। नेक्स्ट जो पेज है जी बेटा। मैम जो क्वेश्चन था हमारे पास क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम के डिफरेंस, मैम वहाँ पर हम जो नॉर्मल ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम है जो डिफरेंस लिख सकते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस होती है? उनकी वैल्यूज? जी मैम। जी, वैल्यूज भी आप लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि क्लॉटिंग टाइम जो है ना वो लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। और क्लॉटिंग जो आगे 122 पेज नंबर है उसमें टू डिटरमिन द क्लॉटिंग टाइम, उसमें आपने ना यहाँ पे पाथवे ड्रॉ करना है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। ये पाथवे आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। और 123 पेज नंबर जो इस पे आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। मैम जो गाइडलाइन में बने हुए हैं वही दोनों ड्रॉ कर देने पाथवेज? हाँ जी, वही ड्रॉ करने हैं। मैम 121 पे क्या? 121 पे आपने सिर्फ पर्सनल डाटा लिखना है और बाकी आपने पेज जो है ना वो ब्लैंक छोड़ देना है। उसके ऊपर आपने ना वो जब आएंगे तो परफॉर्म करके फिल्टर पेपर लगाना है। यस मैम। जी बच्चों, कोई क्वेरी? मैम ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, मैम इसकी समझ नहीं आई कि हमें इससे कैसे पता चलेगा कि इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स जो हैं वो सही हैं। और इस तरह जो है एपीटीटी, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स जो हैं वो सही नहीं है? ये नहीं पता। ये आप ना परफॉर्म करेंगे जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में जाएंगे ना, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आप पीटी और एपीटीटी, ठीक है। पीटी जो है ना प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है इसमें। ये सर ने आपको लेक्चर में नहीं कवर कराया। इसमें होता है कि आप ना ब्लीडिंग ब्लड लेते हैं, उसके बाद आप फैक्टर्स उसमें डालते हैं जो कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक कैल्शियम डाल देते हैं, फिर प्लेटलेट की जो मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड्स, वो भी ऐड करते हैं और एक दो फैक्टर जो एक बारी बारी आप फैक्टर डालते हैं, ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं जब प्रोथ्रोम्बिन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपने देखा ना कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में और इंट्रिंसिक पाथवे में भी क्या होता है कि आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है ना उसमें आप नोट करते हैं कि जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बनना शुरू हो जाता है ना, तब आप उसकी रीडिंग को नोट करते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, आई विल शेयर विद यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि क्या आप करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम में और एपीटीटी में कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आपको ना ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। और लेकिन प्रोथ्रोम्बिन ये आपको पता होना चाहिए आपके लेवल पे कि प्रोथ्रोम्बिन इज फॉर द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड APTT जो है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इट इज फॉर द इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अगर PT prolonged है, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विद एक्सट्रिंसिक पाथवे। इफ APTT is prolonged then there is a problem with intrinsic pathway, ठीक है। लेकिन इसके जो स्टेप्स होते हैं या इसके होता क्या है ये आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शो कर दूंगी, ठीक है। मैम ये जो आपने कहा है कि स्टेप्स मैं आपको शो करवा दूंगी, तो ये हमने करने हैं स्टेप्स भी?
नहीं, नहीं, ये तो बस क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए, लेकिन आपके लिए आपके लेवल पे सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता क्या है